अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात करते हैं खिलौनों की। दरअसल एक खिलौना ऐसा है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, जिसको मैंने कभी देखा नहीं और शायद उसको बहुत कम लोगों ने ही देखा होगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान में है ही नहीं। बना यहीं था, भारत का ही था, लेकिन उसको अंग्रेज अपने साथ उठा ले गए और आज नहीं, करीब करीब 200 साल होने जा रहे हैं जब वो उसको उठाकर ले गए थे हिंदुस्तान से। और कहाँ से? कर्नाटक में मैसूर में जो एक राजधानी हुआ करती थी श्रीरंगपट्टनम, वहाँ से। वो राजधानी हैदर अली की थी। हैदर अली के बेटे बाद में जो टीपू सुल्तान हुए, जब वो राज कर रहे थे श्रीरंगपट्टनम में और उस पूरे इलाके में, मैसूर में, तो शुरुआती दौर के पता नहीं किस तरह की चर्चाएं उनकी और अंग्रेज़ों के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में चल रही थी, लेकिन बाद में उनकी पटी नहीं और इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ अंग्रेज़ों का कि हैरान रह गए लोग कि टीपू दरअसल जो अपने सिंहासन पर शेर का चिन्ह, शेर का निशान बनाकर रखता था, वो वाकई क्या शेर है। और ये किस्सा शेर का उस खिलौने में उतरता है। अंग्रेज़ों से उसका विरोध किस हद तक था कि वो खिलौनों में आया और एक खिलौना बना, बहुत बड़ा सा खिलौना था वो, और वो मैकेनाइज्ड था। उसमें लीवर और पुली लगी हुई थी, जिसको चलाने पर उसके हाथ पैर हिलते थे और आवाज़ें निकलती थी। उसके अंदर एक साउंड सिस्टम भी लगा रखा था खिलौने में। अब वो कैसे बना होगा? 1745 से 50 के आसपास के बीच की बात होगी। और 1790-95 में जब युद्ध हुआ और बाद में कहते हैं कि 1799 में अंग्रेज़ वो खिलौना अपने साथ ले गए, जब उन्होंने लूटपाट की श्रीरंगपट्टनम के पैलेस में, टीपू सुल्तान के महल में। तो उस खिलौने में था क्या? खिलौने में ये था कि एक आदमी लेटा हुआ है ज़मीन पर और वो कोई यूरोपियन है, हैट वैट लगाए हुए बाकायदा, और आदम कद करीब करीब 6 फुट का, 5.5 फुट का एक आदमी लेटा हुआ है और उसकी छाती पर एक शेर चढ़ा हुआ है जो उसको लगभग नोच रहा है, मार डालने की स्थिति में है। और जब आप पुली उसकी घुमाते हैं खिलौने की, तो शेर के मुंह से आवाज़ आती है गुर्राने की और उस आदमी के मुंह से आवाज़ आती है मिमियाने की, जैसे जान बख्शने की दलील दे रहा हो, कह रहा हो कि मुझे बख्श दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये खिलौना एक तरह का मानसिक युद्ध जिसकी तैयारी टीपू सुल्तान कर रहा था, उसने पूरे अपने मैसूर राज में ये लगभग फैला दिया था। और ये किस्से की तरह बात कही जाती थी कि टीपू के शेर के आगे कोई टिक नहीं सकता। ये मैसेज था, एक संदेश देना चाहता था वो उस खिलौने के माध्यम से। वो खिलौना हिंदुस्तान में अब नहीं है, उठा ले गए ये लोग। लेकिन बात दरअसल मैं टीपू सुल्तान के खिलौने की नहीं करना चाहता था, मैं एक और खिलौने का जिक्र करना चाहता हूं। अभी इस समय दुनिया हैरान परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच में आगे होने वाला क्या है। और झगड़े की जड़ में यूक्रेन है। यूक्रेन की राजधानी कीव में और उसके आसपास के इलाकों में, पूरे यूक्रेन में, उसकी सीमा पर रूस ने सेनाएं तैनात कर दी हैं। वहाँ अभ्यास चल रहे हैं लगातार। और पुतिन ये कहते हैं कि ये हमला करने की उनकी कोई योजना नहीं है कीव पर, यूक्रेन पर। लेकिन अगर यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाया गया तो समस्या हो जाएगी। और यही बात आके अमेरिका वहाँ खड़ा हो जाता है। अमेरिका कहता है कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए और यूक्रेन किस जगह जाता है एक स्वायत्त देश की तरह, ये उसका फैसला उस पर छोड़ा जाना चाहिए, रूस उसमें दखलंदाजी ना करे। अब सवाल यह है कि इसमें खिलौना कहाँ है? खिलौना मैं आपको दिखा देता हूँ। दरअसल मेरी बहू पलकी अभी कीव गई थी और पूरे यूक्रेन में घूमकर उन्होंने अपना जो कुछ भी इकट्ठा किया, लिखा, बोला,
तो एक पत्रकार की हैसियत से, तो वो वहाँ खिलौने की एक दुकान पर गई और वहाँ से एक खिलौना ले आई। वो खिलौना क्या है? वो एक शतरंज की बिसात है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये शतरंज की बिसात है और करीब से देख लीजिए, इस पर रूस और अमेरिका के झंडे बने हुए हैं। और इस बिसात की जो गोटियाँ हैं वो भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है, उतनी ही रोचक, मज़ेदार। उसमें अमेरिका की ओर से जो मोहरे हैं उनमें आप गिनती कर लीजिए तो वो सब के सब आपको उसमें बुश भी मिलेंगे, कार्टर भी मिलेंगे, उसमें निक्सन भी हैं, उसमें तमाम और लोग भी शामिल हैं। तो इन सारे चेहरों को मोहरा बना दिया गया है। और दूसरी तरफ से आप शक्ल पहचान सकते हैं मुंह के पाइप से, और रूस के तमाम और दूसरे बड़े नेता जो राष्ट्रपति रूस के रहे हैं वो मोहरे हैं। और ये दोनों आमने सामने जमा कर रखे जाते हैं और उनकी चालें होती हैं। जो बाकी मोहरे हैं उन पर अमेरिका और रूस के झंडे भी बने हुए हैं। जैसे जो घोड़ा है उस पर अमेरिका का झंडा बना है और जो रूसी घोड़ा है उस पर हंसिया हथौड़ा का निशान है। तो ये इस तरह के खिलौने, और ये किसने कहा होगा ये खिलौने यूक्रेन में बने हैं या रूस में बनकर यूक्रेन लाए गए हैं बनाकर ताकि वहाँ बेचा जाए, कि मामला सीधा सीधा रूस और अमेरिका के बीच में है। इसमें यूक्रेन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इस पूरी बिसात पर यूक्रेन का एक भी पात्र मोहरा नहीं है। ना वो हाथी है, ना घोड़ा है, ना पैदल है, कुछ नहीं है। जो कुछ है, जितने मोहरे हैं वो सारे के सारे रूसी नेताओं के हैं और अमेरिकी नेताओं के हैं। कुछ नेताओं की शक्लें तो इतनी अच्छी बनाई हुई हैं उन्होंने उस मोहरे पर कि आप हैरान रह जाते हैं देखकर। आपको नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं। हालांकि रूस के जो जितने किरदार हैं, जितने मोहरे बनाए हैं उन्होंने, उन पर सब पर उन्होंने, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नाम रशियन में लिखे हुए हैं सारे। ये बुश का आपने को मैंने दिखाया, ये नाम रूसी भाषा में लिखा हुआ है। आप इसमें आराम से पहचान सकते हैं कि ये आप किसकी बात कर रहे हैं। ये खिलौना क्या एक युद्ध होगा कि नहीं होगा, ये बात की बात है, लेकिन क्या युद्ध की मानसिक तैयारी के लिए ये खिलौने तैयार किए गए हैं? क्या युद्ध के लिए इस हद तक तैयारी होती है कि आप लोगों के जहन में ये बात बिठा दें कि एक युद्ध होने वाला है? शतरंज की बिसात पर तो बड़ी बड़ी जागीरें चली गईं, बड़े बड़े संस्थान चले गए, देश चले गए, और शतरंज के खिलाड़ी जो प्रेमचंद की कहानी है वो तो है ही है अपनी जगह। वो शतरंज की बिसात पर ये बने हुए मोहरे क्या वाकई शतरंज की बिसात पर ही रह जाएंगे या ज़मीन पर भी उतरेंगे? क्या लड़ाई के लिए तैयारियां दोनों ओर से हो रही हैं, या सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये ज़बानी जमा खर्च है, युद्ध होना नहीं है? तो युद्ध हो चाहे ना हो, लेकिन तैयारी कहाँ कहाँ होती है? वो सिर्फ हरबा हथियार और गोला बारूद से नहीं होती, दिमाग से भी होती है। और रूसी दिमाग के खेल में पीछे नहीं है किसी से। उसकी एक मिसाल तो ये शतरंज का बोर्ड है जिसको आपको मैंने पहले भी दिखाया था। तो आप देख लीजिए कि बिसात पर मोहरे जमाए जा चुके हैं और आगे चालें चली जा रही हैं। अगली चाल कौन सी होगी, किसकी शय होगी, किसे मात मिलेगी, ये अभी पता नहीं चल रहा है साफ साफ। तो जब तक पता चले तब तक आप भी शतरंज खेलिए और दुनिया की राजनीति की शतरंज की बिसात पर समझने की कोशिश कीजिए कि कौन क्या मोहरा चल रहा है और कितनी चालें सोच के आगे बढ़ रहा है। तो अवध पंच के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।